वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी वाइफ को पकड़ने के बाद और वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लेने के बाद अब ट्रंप के अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर है। इसके अलावा कोलंबिया, ईरान, ये भी संभावित वो क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें अमेरिका कुछ करे या इनके सत्ता परिवर्तन करे या इनको अपने कंट्रोल में ले। सबसे पहले जो ग्रीनलैंड है उस पर नज़र सबसे ज़्यादा जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये एक ऐसा आइलैंड है बर्फ़ से ढका हुआ जिसमें बेहिसाब रिसोर्सेज इसके नीचे दबे हुए हैं और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिन्हें चाइना लिए बैठा है और जिससे वो सबको कंट्रोल करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप कह ही चुके हैं कि हम जो ये अमेरिका है, जो नया अमेरिका होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ग्रेट अमेरिका किसी भी कंट्री के सामने नहीं झुकेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले रहे हैं जिनमें बेहिसाब ऑयल, नेचुरल गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स के रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। आज की वीडियो में हम ग्रीनलैंड के बारे में जानेंगे। ग्रीनलैंड एक बहुत ही अनोखा और जियोपॉलिटिकल रूप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये वैसे तो यूरोप से जुड़ा हुआ है लेकिन ये यूरोप में नहीं आता। ये नॉर्थ अमेरिका का एक आइलैंड है। ये इतना बड़ा है कि इसे कॉन्टिनेंट भी बना सकते हैं, लेकिन ये कॉन्टिनेंट नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट आइलैंड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। यह डेनमार्क यानी किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन इसे अपने इंटरनल मैटर्स में काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी मिली हुई है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि महाद्वीप नहीं है, कॉन्टिनेंट नहीं है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये पास है। इसके अलावा आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच में स्थित है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह यूरोप से जुड़ा हुआ है। इसकी हिस्ट्री भी यूरोप से ही जुड़ी हुई है। ज़्यादातर इसकी हिस्ट्री पर प्रभाव नॉर्वे और डेनमार्क का रहा है। इसका लगभग 80% हिस्सा बर्फ़ की मोटी चादर यानी आइस शीट से ढका हुआ है और अंटार्कटिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बर्फ़ का भंडार है इसमें। यहाँ की जलवायु आर्कटिक है। सर्दियाँ बहुत लंबी और ठंडी होती हैं और गर्मियाँ छोटी होती हैं लेकिन वो भी ठंडी होती हैं। यहाँ की आबादी बहुत कम है, लगभग 57,000, जबकि पूरे डेनमार्क की आबादी 59 लाख है। यहाँ दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यानी ये लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड का। ज़्यादातर लोग जो तटीय क्षेत्र हैं, खासकर पश्चिमी तट, वहाँ पर रहते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ कम होती है। इसकी राजधानी नुक है। सबसे पहले यहाँ इन्यूइट लोग उत्तरी अमेरिका और कनाडा से आए थे। आज भी ग्रीनलैंड की अधिकांश आबादी इन्यूइट मूल की है। 10वीं शताब्दी में नॉर्समैन जो नॉर्वे से थे वो यहाँ पर आए। इरिक द रेड के नेतृत्व में यहाँ आए और बस्तियाँ बसाई। उन्होंने ही इसे ग्रीनलैंड नाम दिया ताकि अन्य लोग यहाँ बसने के लिए आकर्षित हों। 18वीं सदी में डेनमार्क और नॉर्वे ने दोनों ने मिलकर यहाँ दोबारा अपना दावा पेश किया और ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया। 1814 में नॉर्वे और डेनमार्क अलग हो गए। उससे पहले ये आपस में एक यूनियन के तौर पे हो गए थे। नॉर्वे और डेनमार्क 1814 में अलग हुए और ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में आ गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इससे ग्रीनलैंड का संपर्क बाहरी दुनिया और अमेरिका से बढ़ा। 1979 में इसे होम रूल की स्वायत्तता मिली और फिर 2009 में सेल्फ रूल इस पर लागू हुआ। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड अपनी पुलिस, जुडिशियरी और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रबंधन खुद करता है। जलवायु परिवर्तन कारण यहाँ की बर्फ़ पिघल रही है, जिससे तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों के भंडार तक पहुँच आसान हो रही है। यही कारण है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियाँ यहाँ अपनी रुचि दिखा रही हैं और आपस में उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, जिसे डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने सख्ती से खारिज कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस पर कुटिल नज़र पड़ गई है। वो इसको जल्द से जल्द कब्जाना चाहते हैं। अमेरिका का ऑलरेडी यहाँ एक स्पेस बेस बना हुआ है जिसे पीट्यूफिक स्पेस बेस बोलते हैं। पहले इसे थूले एयर बेस बोला जाता था। ये इसका पर्पस है कि जो भी मिसाइल्स आर्कटिक के ऊपर से अमेरिकी महाद्वीप के ऊपर आएगी उसे यहाँ पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उसे गिरा दिया जाएगा। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क ने 1951 ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ये अमेरिका को यहाँ पर अलाउ किया कि वो अपना मिलिट्री बेस यहाँ बना ले। ग्रीनलैंड और डेनमार्क का रिश्ता बहुत जटिल है। यह निर्भरता यानी डिपेंडेंस और आज़ादी की चाह के बीच झूल रहा है। ग्रीनलैंड अभी भी डेनमार्क एम्पायर का ही हिस्सा है। डेनमार्क इसके फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस की जिम्मेदारी संभालता है और ग्रीनलैंड की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग आधा, डेनमार्क द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या ग्रांट पर ही निर्भर है। ग्रीनलैंड के कई राजनीतिक दल पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। 2009 का अधिनियम उन्हें यह अधिकार देता है कि यदि वे चाहें तो पूर्ण स्वतंत्रता ले सकते हैं,
लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता साबित करनी होगी ताकि डेनमार्क की सब्सिडी बंद होने पर देश चल सके। जो डेनमार्क है, किंगडम ऑफ डेनमार्क, उसको भी देख लेते हैं। उसके अंदर अभी फ़िलहाल 2 टेरिटरी ही और आती हैं डेनमार्क के अलावा, एक फैरो आइलैंड्स और एक ग्रीनलैंड। इन सभी को, जो इनके ऊपर मोनार्क है वो डेनमार्क का ही राजा है, फ्रेडरिक 10, वो 2024 से हैं। डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन है, जबकि ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। दोनों में जो डेनमार्क की करेंसी है क्रोन, वो ही चलती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक महिला हैं, मैटे फ्रेडरिक्सन। वहीं ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो जेंस फ्रेडरिक नील्सन हैं। 1814 में एक ट्रीटी ऑफ काइल हुई थी। वो यूके और आयरलैंड एक तरफ थे और डेनमार्क और नॉर्वे एक तरफ। हम जानते हैं कि 1300 से 16वीं शताब्दी के बीच, यानी 13th से 16th सेंचुरी के बीच, एक डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन तीनों का एक साझा यूनियन था जिसे कालमर यूनियन बोलते थे। लेकिन फिर 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच स्वीडन अलग हो चुका था, तो डेनमार्क और नॉर्वे का ही किंगडम या यूनियन रह गया। और फिर 1814 में, यानी 19वीं शताब्दी में, नॉर्वे भी अलग हो गया और नॉर्वे स्वीडन को दे दिया गया, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क को दे दिया गया। तब से किंगडम ऑफ डेनमार्क, उसके अंदर डेनमार्क है, फैरो आइलैंड है और ग्रीनलैंड है। 1916 में एक ट्रीटी ऑफ डेनिश वेस्ट इंडीज़, अमेरिका और डेनमार्क के बीच ये ट्रीटी साइन हुई। ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम है। इसमें यह था कि यदि जर्मनी ने डेनमार्क पर अटैक कर दिया तो जितनी भी डेनमार्क की कॉलोनीज़ हैं कैरिबियन आइलैंड में, जो कि अमेरिका के पास है, तो वहाँ भी जर्मनी कब्जा हो जाएगा। और इससे जो मुनरो डॉक्ट्रिन है अमेरिका का, जो ये कहता है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी पश्चिमी गोलार्ध, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आते हैं, इसमें कोई भी विदेशी ताकत अमेरिका के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए। ये जो मुनरो थे, 5वें प्रेसिडेंट, 1817 से 1825 तक, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन प्रपोज किया था, उन्हीं के नाम पर है। तो अमेरिका ने फिर डेनमार्क से ये कैरिबियन आइलैंड्स या कैरिबियन कॉलोनीज़ जो हैं उसकी, डेनमार्क की, वो ट्रीटी ऑफ डेनिश वेस्ट इंडीज़ 1916, उसके तहत ये खरीद ली। फिर 1931 में नॉर्वे ने ग्रीनलैंड के पूर्वी कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1933 में वो वापस देनी पड़ी डेनमार्क को, क्योंकि वो अपना जो केस है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में हार गया था। 1918 में आइसलैंड को भी फुल आज़ादी मिल गई थी, तो वो भी डेनमार्क से हट गया था। ग्रीनलैंड की जो आबादी है 57,000 की, उसमें जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी आती है उनके लिए वो पूरी 70% तो हाइड्रो पावर से ही आती है। रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करना अभी बहुत मुश्किल है। ट्रंप की धमकियों के बाद से जो डेनमार्क की डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस है, जिसे DDIS, डेनिश डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस बोलते हैं, उसने रशिया और चाइना के साथ साथ अमेरिका को भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा घोषित कर दिया है। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और US के बाद ग्रीनलैंड 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। इसका एक मैरीटाइम बॉर्डर भी है कनाडा के साथ। अमेरिका के साथ कोई सीधा इसका बॉर्डर नहीं है, ना ही मैरीटाइम यानी समुद्री भी नहीं और लैंड बॉर्डर भी नहीं। अमेरिका से ग्रीनलैंड की दूरी लगभग 3,500 किलोमीटर की है, लेकिन ये इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि ये यूरोप और अमेरिका के बीच में पड़ता है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो रूस से अगर कोई भी मिसाइल अमेरिका की तरफ आती है यूरोप और आर्कटिक क्षेत्रों के ऊपर से, तो यहाँ से पहले ही उन्हें डिटेक्ट करके बीच में ही तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा रिसोर्सेज तो हैं ही, जो सारे रिसोर्सेज इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उन्हें अमेरिका अपने कब्जे में लेकर चीन का प्रभाव पूरी तरीके से कम कर देना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क भी ग्रीनलैंड के अंदर है, जो 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। 80% जो इसका एरिया है, 21,66,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, सऊदी अरब जितना बड़ा है। उसमें से 17,55,000 वर्ग किलोमीटर पर केवल बर्फ़ की चादर ढकी हुई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा और अमेरिका इसे पहले ही अपने कब्जे में ले लेना चाहता है ताकि कल को रूस और चीन यहाँ पर ना बैठें।